हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ ए9 में स्वागत है। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले साल की परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नदी टॉपिक से, मैं इस वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूँगी। भारत की नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, उत्तरी भारत की नदियाँ और दक्षिणी भारत की नदियाँ। दक्षिणी भारत की नदियों को भी दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियाँ और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ से गिरने वाली नदियाँ। इसमें हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं, जिसे उत्तर पर्वतीय मैदानों से निकलने वाली नदियों कहा जाता है, जिनमें से सिंधु है, झेलम, रावी, सतलुज और गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी तथा ब्रह्मपुत्र हैं। और दक्षिणी भारत की नदियों में ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि हैं। भारत की नदियाँ बांग्लादेश और भारत की नदियों के टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं को हम लोग ध्यान से देखेंगे। दिया है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जानता है, तीस्ता के नाम से जाना जाता है, या भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर पद्मा होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से बनती है। देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह पद्मा कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अवध की प्रमुख नदी है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक। दिया है, कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? तो घाघरा अवध मैदान की प्रमुख नदी है। घाघरा नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित मापचांगचुंगो हिमनद है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली, मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। जो घाघरा नदी है पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश पर प्रवेश करती है। सीतापुर में इसमें काली नदी मिलती है। आगे चलकर अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। यही घाघरा नदी अयोध्या में सरयू नाम से जानी जाती है। अयोध्या से आगे गोरखपुर में राप्ती और छोटी गंडक नदी मिलती हैं। घाघरा नदी के कई नाम हैं। पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली के नाम से जानी जाती है, मैदानी में घाघरा के नाम से जानी जाती है, और अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? इनमें से कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? झेलम, तीस्ता, रावी, ब्यास। कौन सी नदी बहती है? झेलम बहती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है।
झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। झेलम नदी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलकर जम्मू कश्मीर में बहती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर घाटी से होकर बहती है। झेलम नदी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलकर जम्मू और कश्मीर में बहती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय से नहीं निकलती है? तो गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो इसमें से जो हिमालय से नहीं निकलती है वो नदी है सतलज। सतलज नदी हिमालय पार से निकलती है। गंगा, यमुना, रावी ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। सतलज नदी 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत पठार में मानसरोवर झील के समीप राकास्थल से निकलती है। यह शिव किला दर्रा के समीप भारत में प्रवेश करती है। इस पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। सतलुज नदी पर पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में हरिके बैराज बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है, जो 1050 किलोमीटर भारत में बहती है। यह मानसरोवर के निकट राकास्थल से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब में प्रवाहित होती है। इसमें कई प्रश्न छुपे हैं। पूछेगा कि हरिके बैराज किस नदी में बनाया गया है? सतलज नदी पर। कहाँ बनाया गया है? पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर। भारत में कितनी बहती है? 1050 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर से उत्पन्न होती है? वही ऊपर वाला ही प्रश्न को रिपीट किया गया है। तो ये इसका भी उत्तर सतलज नदी होगा, क्योंकि ये उत्तर से निकलती है। सतलज नदी महान हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के निकट राकास्थल से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब में मैदान में प्रवेश करती है। एक पूर्ववर्ती नदी है। रावी नदी हिमालय प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे में पश्चिम से निकलकर चंबा घाटी में बहती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीरपंजाल गिरिपद में से स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। चेनाब नदी झेलम नदी पीरपंजाल के गिरिपद यानी उसके नीचे से स्थित बेरीनाग झील झरने से निकलती है। झेलम नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब होगी। यह चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनी है। चेनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनी है, चंद्र और भागा। यह सरिता हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। मतलब चंद्र और भागा दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में आकर मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है? सिंधु, गोमती प्राचीन नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? सिंधु, गोमती, काली, सतलज। गोमती एक नवीन नदी है। भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन नदियों से तात्पर्य ऐसी नदियों से है जो समय काल में अपने मार्ग की असराकृतियों में परिवर्तन करने के बावजूद अपने मूल प्रवाह मार्गों और पैटर्नों को बनाए रखती हैं। यानी भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन नदियाँ उन नदियों को कहा जाता है जो उनके मार्ग में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, लेकिन वह अपने पूर्वत स्थान पर पूर्वत मार्ग पर ही बनाए रखी। ऐसी नदियों को प्राचीन नदियाँ कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र की अनेक नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, घाघरा, कोसी, काली, गंगा, गंडक ऐसी ही नदियाँ हैं जो हिमालय क्षेत्र के उत्थान से पहले की हैं, यानी हिमालय पर्वत का उत्थान नहीं हुआ था उससे पहले की हैं। हिमालय पर्वत के उत्थान से पहले की हैं तथा बाद में बने पर्वत से
हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ, ये सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, कोसी, काली, गंडक नदियों का निर्माण उत्पत्ति हिमालय के उत्थान से पहले हुआ था। हिमालय के उत्थान के बाद भी ये पर्वत बने, लेकिन ये नदियां गाज बनाते हुए अपने मूल प्रवाह मार्ग पर कायम रही। गोमती नदी इस श्रेणी में नहीं आती है। दिया है गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? पक्षी पंजा डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, चापाकार डेल्टा या रोही डेल्टा? किस प्रकार का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा के डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसमें कई प्रश्न छुपे हैं, जैसे पूछ देगा कि गंगा के डेल्टा को क्या कहा जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का डेल्टा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण, ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ होने के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिहाबा है, नासिक है, महाबलेश्वर है, यमुनोत्री है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। सिहाबा से महानदी निकलती है, नासिक से गोदावरी नदी निकलती है और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। सिहाबा से महानदी निकलती है और नासिक से गोदावरी नदी निकलती है और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। दिया है अगला प्रश्न। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर को, गंगा को, कोसी को, सोन को? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर कोसी होगा। कोसी नदी को क्यों बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसी नदी है कि अपना मार्ग सर्वाधिक बार बदलती है, जिसके कारण बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसके मुख्य धारा अरुण नदी का स्रोत है। मतलब इसका मुख्य धारा जो है अरुण नदी है, जो एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। अरुण नदी का स्रोत जहाँ से उद्गम होती है, यह एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते हुए इसमें पश्चिम की ओर से सुन कोसी तथा पूर्व की ओर से तामुर कोसी आकर मिलती है। उसके बाद सप्त कोसी के नाम से जानी जाती है। यह नदी प्राय अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे बाढ़ आती रहती है। अतः यह बिहार के शोक के नाम से कुख्यात है। कई धाराओं में बहने के बाद यह कारागोला नामक स्थान पर गंगा नदी से आकर मिल जाती है। कोसी नदी किन तीन नदियों के मिलने से बनती है? तो कोसी नदी सून, अरुण, तामुर नदियों के मिलने से बनती है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। धौली एवं विष्णुगंगा नदी के संगम पर विष्णुप्रयाग, पिंडार एवं अलकनंदा के संगम पर कर्णप्रयाग, पिंडार एवं मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। 4 प्रयाग हैं, चारों दो नदियों के संगम पर स्थित है, जिसमें से अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग है, धौली और विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग है, पिंडार एवं अलकनंदा कर्णप्रयाग है, पिंडार एवं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग है। कौन नदी अरब सागर में गिरती है? कावेरी गिरती है, कृष्णा, गोदावरी? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है और अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। इसकी लंबाई 1300 किमी है। नर्मदा लगभग 1300 किमी है। नर्मदा के अपवाह क्षेत्र की विशेषता यह है कि इसमें सहायक नदियों का बहाव है 300 किमी लंबी और नदी को छोड़कर एक सबसे लंबी नदी है 300 किलोमीटर। वो उसको छोड़कर सभी नदियां जो हैं 200 किलोमीटर से अधिक लंबी नहीं है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा होती है कि लूनी होती है कि महानदी होती है कि कावेरी होती है? तो भ्रंश घाटी से, इन चारों ऑप्शन में से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। और एक ताप्ती नदी है, वो भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नर्मदा के समांतर पश्चिम दिशा में बहती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। पणजी किस नगर नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी या महादेवी नदी को गोवा का जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। पणजी इसी नदी के किनारे स्थित है। यह पश्चिम घाट के भीमगढ़ से निकलती है। मांडवी नदी अरब सागर में समा जाती है। इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। इसी नदी पर दूध सागर जलप्रपात तथा बारापुहा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? गंगा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती नदी तथा नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, जबकि गंगा, गोदावरी, महानदी डेल्टा का निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, किंतु अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की भांति इसका बहाव पूर्व की ओर न होकर पश्चिम की ओर है, अतः अरब सागर में गिरती है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।